ऐसे ही बहुत अजीब सा माहौल बना रखा है लोगों ने। डर सा लग रहा है क्योंकि मोस्टली मैं ही सवाल करता हूँ, आज मेरे से सवाल हो रहे हैं। चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो वो मायने नहीं रखते, वो उसका निर्णय न्यायपालिका लेगी। बहुत रिस्क है। देखते कि हाँ ये मुझसे बेटर कर सकता है तो इसको ड्रॉप करो, उसको मत बताओ। मतलब हम आपको कुछ नहीं देंगे, पीछे धक्का मार के निकाल देंगे। इससे ज्यादा वो शोषण कर नहीं सकते कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर घास छीनने के अलावा अगर इस दुनिया में कुछ और कर रहा है तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। क्या स्कूल में ट्यूशन फीस नहीं लगती है, फीस नहीं देते रहे, मैं देना नहीं चाह रहा तो क्या करेगा? चूंकि करप्शन करेगा ही। आगे तो डॉक्टर लगा लिया हमने, क्या अपने कर्मों के आगे डॉक्टर लगा लिया। जब तक तेज नहीं चिल्लाओगे तब तक कानों पे जूं नहीं रखेगा। वाले जो लोग हैं मुझे सुन के चाहे तुम गालियां दो, मैं कुछ भी बोलो, लेकिन हाँ ये मैं जरूर बोलूंगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। आदमी अपने जाके जांच कर सकता है, स्वयं कर सकता है। वो सारी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, देख रेख ही नहीं हो रही उनकी। मरीज की समस्या तो दिखती नहीं है डॉक्टरों को, स्क्रॉलिंग दिखती है इंस्टाग्राम। 130 बच्चों का नाम लिखा है, 140 150 बच्चों का नाम लिखा है, 30 बच्चे आ रहे हैं। स्कूल वाले ही खा जाते हैं वहाँ का स्टाफ। कैमरे लगेंगे तो उनकी औकात पता चल जाएगी कि हाँ योगी जी का डंडा और मोदी जी का डंडा काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं कलाकारी पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 4 में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो पेशे से तो एक वकील हैं, लेकिन कहते हैं कि एक रेट रेस को फॉलो ना करने के लिए या फिर उस रेट रेस से बाहर आने के लिए इन्होंने अपने एक पैशन को भी फॉलो किया और वो पैशन को ये बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने जर्नलिज्म में यानी कि पत्रकारिता में अपना हाथ बढ़ाया और काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे काम किया। फिर चाहे वो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, फिर चाहे वो लोगों की समस्याएं हों और उनका समाधान हो। आज आपको मिलाते हैं ऐसे इंसान से जो वकील भी हैं और एक पत्रकार भी हैं, मेरे ही मित्र हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, जिनका नाम है अतुल यादव जी। धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी धन्यवाद आपका जो आप तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं जनता से भी कहूँगा भैया का चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उस हिसाब से आउटपुट भी दें। और मेहनत और इनके ओपिनियन और इनके जो पॉडकास्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो शेयर कमेंट कर दें। और जब तक आप अपनी राय नहीं देंगे तब तक हम बेहतरी नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करें। जी धन्यवाद अतुल भाई। पहले इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि बाद में कोई सुनता नहीं है। अच्छा अतुल भाई धन्यवाद आपका, आपने शुरुआत में इतनी अच्छी बात कही ऑडियंस से। अच्छा मैं आपको बता दूं, अतुल यादव जी जो रिपोर्टिंग करते हैं, मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन हूं इनका, क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग मुझे सबसे अच्छी लगती है। उसकी एक वजह यह भी है कि वो जो रिपोर्टिंग है वो निष्पक्ष होती है, किसी एक पक्ष में नहीं होती, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होती। वो जो रिपोर्टिंग होती है वो समाज के लिए होती है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से, या कह सकते हैं कि वो रिपोर्टिंग जो वाकई में जिसको भारत की ज़रूरत है या वाकई में जिससे समाज में जिस रिपोर्टिंग की ज़रूरत है वो की जाती है। आइए अब हम लोग बात करते हैं अतुल यादव जी से। तो अतुल यादव जी मैं चाहता हूं आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अतुल यादव है, नाम तो जैसा इन्होंने बता दिया है। साथ ही मैं एडवोकेसी करता हूं, और जैसा कहा भैया ने पत्रकारिता, तो मैं पत्रकारिता नहीं लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका अदा करता हूं। मैं लोगों के ओपिनियन लोगों तक पहुंचाता हूं, उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाता हूं। चाहता हूं लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ को पहचानें, अपने मतों को पहचानें, और वो क्या कहना चाह रहे हैं, किससे कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने ओपिनियन रख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, तब तक काम नहीं चलेगा। वैसे ही बहुत अजीब सा माहौल बना रखा है लोगों ने। सरकार तो मेहनत कर ही रही है, लेकिन लोगों का अलग ही क्राइटेरिया रहता है हर पॉइंट ऑफ व्यू पे। जी 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 बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा अतुल जी, मैं सवालों का सिलसिला चालू करना चाहूँगा। आप मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि मोस्टली मैं ही सवाल करता हूँ, आज मेरे से सवाल हो रहे हैं। आज पहली बार अतुल जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अतुल जी कैसा फील हो रहा है, पहले तो आप यही बता दीजिए। ऐसा लग रहा है मैं कटघरे में खड़ा हो गया हूँ आज। आज पहली बार एक वकील जो हैं उन्हें फील हो रहा है कि वो कटघरे में खड़े हैं। अच्छा अतुल जी, तो मैं सवालों की शुरुआत करना चाहूँगा आपसे। जैसा कि आपने बताया आप पेशे से वकील हैं, और वकीलों की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जॉब होती है अगर मैं अपने नज़रिए की बात करूँ तो। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाकई में जो वकील होते हैं उनकी रोल और ड्यूटी क्या क्या होती है। देखो, जैसे बात की
पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल। लोग वकीलों को बहुत गालियां भी देते हैं, ताने भी मारते हैं कि पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। वकील कोई मिसयूज़ नहीं करता है। वकील, अब जैसे मैं किसी मुकदमे में किसी एक पक्ष की पैरवी कर रहा हूँ, तो भाई मैं अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो अपना काम करूँगा ही। चाहे वो दोषी हो या निर्दोष हो, वो मायने नहीं रखते, वो उसका निर्णय न्यायपालिका लेगी। जिसके फेवर में मैं लड़ रहा हूँ भाई, मैं तो उसको बचाऊंगा ही। लोग इसको लेके व्यक्तिगत अपना मत मान लेते हैं कि भाई इस वकील ने ऐसा कर दिया। वकीलों को गाली देना, वकीलों पे आए दिन आप देख रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे कि वकीलों के ऊपर हमला। साथ ही वकील अभी जितने भी हैं सब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग कर रहे हैं कि भाई एडवोकेट को प्रोटेक्शन की सच में नीड है। बिल्कुल, जो रियलिटी है। पड़ोस के राज्य में और भी कई राज्यों में, जैसे राजस्थान, वहाँ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, और भी कई स्टेट वहाँ हो चुका है, लेकिन अपने यूपी में नहीं आया। तो भाई मैं यूपी की गवर्नमेंट, अगर आपकी वीडियो वहाँ तक पहुँचती है योगी जी से, तो कहूँगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जरूर लेके आएँ, क्योंकि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बिना एडवोकेट बहुत अधूरा है। क्योंकि जाता बेचारा एडवोकेट दिन भर मार्केट में अकेला घूमता है, वो तो कोई सिक्योरिटी लेके घूम नहीं रहा होता है। जी बिल्कुल। कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी करते भी हैं। यानी आपका कहना है कि वकील, या फिर कह सकते हैं जो वकालत की जॉब है, इसमें रिस्क भी काफी है। बहुत रिस्क है, बहुत। जी, अगला सवाल वैसे मेरा यही था कि एज एन एडवोकेट क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं एक वकील को। एक तो रिस्क, लोग अपना पर्सनल दुश्मनी मान लेते हैं एडवोकेट्स के साथ। दूसरी, जो नए एडवोकेट्स होते हैं, जो प्रैक्टिस में नए नए आते हैं, इकोनॉमी की बहुत समस्या होती है। सीनियर्स कुछ देना नहीं चाहते, जूनियर्स इतनी नॉलेज नहीं होती है। खास करके आज की डेट में स्टूडेंट भी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं अच्छे नॉलेजेबल भी हैं, उनको लोग इतने चांसेस नहीं देते हैं। वो भी देखते हैं कोई बढ़िया एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति चाहिए, और नए वकील हैं तो उसको कोई कमाई का ज़्यादा साधन होता नहीं है, मुकदमे आते नहीं हैं, सीनियर कुछ देते नहीं है, सरकार कुछ सोचती नहीं है, बार कुछ नहीं सोचती है। बार से कहना चाहूँगा भैया, जो बार चला रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो भाई जो नए एडवोकेट्स आते हैं उनको थोड़ी कुछ रुपए दें, भत्ता दें, जिससे उनका कम से कम पेट्रोल का एटलीस्ट खर्चा तो निकले। वरना कुछ वकील तो जो बेचारे वकालत करने जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो आते हैं घर पे 10 रुपये लेके नहीं जाते हैं, पेट्रोल के रुपए भी नहीं लेके जाते हैं, वकालत छोड़ भी देते हैं लोग। जी जी, 6 महीने 1 साल करते हैं, मन भर जाता है, रुपए ही नहीं आ रहे होते हैं, कुछ आ नहीं रहा तो वकालत छोड़ के चले जाते हैं। पैसे की सबसे बड़ी समस्या है नए अधिवक्ताओं के लिए, खास करके जो 1, 2 या 3, 4 साल तक की जो वकालत जिनकी होती है। लेकिन एक एडवोकेट की बात करें तो जो पढ़ाई है उनकी, वो तो काफ़ी लंबी रहती है, 5 साल 6 साल। जैसे अगर आप 12th की बात कर रहे हैं तो 5 साल किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ, और ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं तो 3 साल। और फिर वकील का मतलब है यार भाई, सीधा मतलब है आपको जीवन भर पढ़ना है। अच्छा। आप बिल्कुल ठहर नहीं सकते, क्योंकि जैसे मान के चलिए ठहरा हुआ पानी होता है ना, उसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो भैंसियाँ नहाती हैं, या तो उसमें मच्छर पड़ते हैं या कीड़े पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वकील को हर वक्त पढ़ना है, अपने आप को अपडेट रखना है, अगर उसको वकालत करनी है तो। नहीं तो फिर भाई वो दलाली वाला सिस्टम चल रहा है, जो आजकल क्या करें, नया यूथ या नया एडवोकेट आ रहा है, वो भी यही मार्ग देखता है कि कैसे भी करके किसी दूसरे एडवोकेट के माध्यम से अपना काम चला लें कि साहब थोड़ा काम कर दो, मैं काम करो लेके आया हूँ बस। अच्छा, आप वकील के साथ साथ एक बहुत अच्छे पत्रकार भी हैं। तो आपने जैसे बताया कि एडवोकेसी में प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन अगर जर्नलिज्म की बात करें तो क्या वाकई में जर्नलिज्म में ऐसी कोई समस्या आती है? या फिर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँ तो क्या क्या आप बताना चाहेंगे जर्नलिज्म के? सेम दिखते हैं ये भी जर्नलिज्म में। अब जर्नलिज्म में क्या है, अगर आप बढ़िया क्रिएटर हैं, या बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू, बढ़िया आप पढ़ाई करके आए हैं, चाहे जर्नलिज्म की करके ना किसी और फील्ड में रहे हों, बढ़िया नॉलेज है आपको, आप मार्केट में जाएंगे, निकलेंगे, आपको और जो न्यूज़ चैनल वाले हैं और बड़े मीडिया वाले हैं वो आपको प्रेफरेंस ही नहीं देंगे, लाइक ही नहीं करेंगे, आपको चांस ही नहीं देंगे। आपको जो नई एक्टिविटी होगी, क्योंकि बहुत से जो नए यूट्यूबर्स हो गए, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, या सोशल एक्टिविस्ट हो गए, जो नए इस फील्ड में आते हैं, उनको जानकारी नहीं मिल पाती कुछ क्या हो रहा है मैनपुरी में। बस बहुत सारे उनके टॉपिक छूट जाते हैं, देखते कि हाँ ये मुझसे बेटर कर सकता है तो इसको ड्रॉप करो, उसको मत बताओ, चांस ही नहीं देंगे, घुसने ही नहीं देंगे आपको। किसी का बड़े नेता का इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ आपको कुछ नहीं देंगे, पीछे धक्का मार के निकाल देंगे। और आप इस फील्ड में नए हैं, आपकी उनसे दोस्ती नहीं है, वो उनका पहले से ही ग्रुप बना हुआ, वो आपको घुसने ही नहीं देंगे। जी। जो एक चींटी के साथ बर्ताव होता है, वही सेम बर्ताव होता है नए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जो नया अपना हाथ आजमा रहा है। मतलब शोषण करने का तरीका देखा जाता है, अरे भाई ये मुझसे कहीं आगे ना निकल जाए।
जो बड़े न्यूज मीडिया है। हाँ, जो वो आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगा, चाहे एडवोकेसी में ले लो, चाहे जर्नलिज्म में ले लो, चाहे आप बॉलीवुड की लाइन में जाओ, फिल्मी लाइन में अगर जाओगे वहां पे भी यही देखने को मिलेगा, नेपोटिज्म। अगर आपके पास प्रेफरेंस है, जुगाड़ है, व्यवस्थाएं हैं तो ठीक है, अन्यथा आपका कुछ भी कल्याण नहीं हो सकता। आपको दबाने की हम मुमकिन कोशिश करी जाएगी, लेकिन फिर अगर ऊपर वाला चाहेगा पूरी दुनिया दबाए तो फिर आप तो निखरेंगे। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि हाँ, आप दबा तो सकते हैं, लेकिन जनता का प्यार उसे कहाँ ले जाएंगे, लोगों के व्यूअरशिप कहाँ ले जाएंगे। जनता मुझे लाइक करेगी या आपको लाइक करेगी, आपके पॉडकास्ट को लाइक करेगी, वो देखेगी कि हाँ मुझे देखने को कुछ मिल रहा है तो मैं तो देखूंगा। भाई करते रहो नफरत, भाई बहुत तरीके हैं। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो हर यूथ से कहना चाहूँगा, यदि आपको कहीं और सक्सेस नहीं मिल रही है, यदि आपके पास विचार हैं, अभिव्यक्ति, इस देश में बहुत आज़ादी, बिल्कुल अपने विचार रखिए, अपने विचार लोगों तक पहुँचाइए। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि लोगों के पास आज़ादी है कुछ भी कहने की, कुछ भी करने की, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, हमें संविधान ने दिया है, बहुत से लोगों को नहीं पता है संविधान। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि बहुत से ऐसे राइट्स होते हैं जो आम नागरिकों को नहीं पता होते। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, बहुत सारे ये राइट्स हैं। मैं हर माँ बाप से कहूँगा कि अपने बच्चों को 2 सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाएं जी। एक इकोनॉमिक्स और दूसरी जो मस्ट सब्जेक्ट है, जो हर किसी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर आम नागरिक को पढ़नी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। यदि आपने संविधान नहीं पढ़ा तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्योंकि जब हमें संविधान पता होगा तो हमें अपने मूल अधिकार पता होंगे, अपने राइट्स पता होंगे, हमें सामने वाले के राइट्स पता होंगे, हमें ये भी पता होगा एक प्रधान अपने ग्राम पंचायत में क्या करा सकता है, एक सभासद क्या करा सकता है, कितने कानून बना सकता है, एक विधायक क्या कर सकता है, कितने कानून बना सकता है, एक सांसद क्या कर सकता है, एक राज्यसभा सांसद क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल या कैबिनेट, किचन कैबिनेट क्या होती। ये सारी चीज़ें हम जब ही क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से जान पाएंगे जब हमने संविधान पढ़ा होगा। तो भाई मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि अपने बच्चों को संविधान तो ज़रूर पढ़ाएं। अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो आपका भाई हनन होगा ही, आपका दोहन होगा ही, आपका शोषण होगा ही। चाहे संविधान हमें कितने भी राइट दे, चाहे हमें सरकार कितने भी राइट दे, हमारा हनन होगा ही, हमें हमारे ऊपर कोई ना कोई आकर बैठेगा ही। अच्छा, जो एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं अप टू 10th तक की बात करें हमें, तो उसमें पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट होता है, तो आप उसके अलावा कुछ ऐसे राइट बता सकते हैं जो आम पब्लिक को ना पता हो? अगर हमने 10th क्लास तक की अगर एनसीईआरटी पढ़ ली तो भाई हमने अपने एक जरूर अमूमन जो जानकारी हमें चाहिए, जो राइट्स चाहिए, वो सब हमारे पास पर्याप्त होंगे। हम पढ़ते ही नहीं हैं, और मेन चीज़ है अच्छे टीचर नहीं है जो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल, टीचर्स हैं ही नहीं। अब गवर्नमेंट स्कूल का तो वो हाल कर रखा है लोगों ने, कुछ कहने की नहीं, मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं उनसे क्या कहूँ। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल, इससे ज़्यादा वो शोषण कर नहीं सकते। अब कुछ यूथ आ गए हैं तो थोड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है स्कूलों में, अदरवाइज जो पुराने टीचर उन्होंने तो बेड़ा कर रखा है। उनका सीधा मानना ये है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अगर घास छीनने के अलावा अगर इस दुनिया में कुछ और कर रहा है तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। वो चाहते ही नहीं कोई विरोध करे, वो चाहते हैं कि ये मिट जाए। हमारे 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए सतर हैं, सरकार हमें तनख्वाह दे रही है, हम मौत से काट रहे हैं, बस इसके अलावा उनका कोई टारगेट नहीं है। और प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो वहाँ पे भी ये जो कोचिंग माफिया या कह सकते हैं जो एजुकेशन माफिया है, वो भी तो बच्चों को इसी तरफ दौड़ाता है। अब जैसे जो स्कूल की बात की आपने, प्राइवेट स्कूल अगर वो फीस ले रहे हैं भाई, अब सीधा गवर्नमेंट का कहना है कि अगर प्राइवेट स्कूल वाले अगर फीस ले रहे हैं तो वो उतनी क्वालिटी भी दे रहे हैं। जी जी, अब वो तो उनका क्षेत्र अधिकार है भाई। मेरा स्कूल है, मेरा मानना है, मैं चाहे फ्री में बच्चों को पढ़ाऊँ, चाहे उसकी 10,000 रुपये चार्ज दूँ। अगर आपको क्वालिटी मिल रही है तो आप पढ़ाइए, अन्यथा मत पढ़ाइए। मैं आपको क्वालिटी जब बेस्ट दे रहा हूँ, मैनपुरी में या आप यूपी में या हिंदुस्तान में बेहतरीन रिजल्ट ला के दे रहा हूँ, तो भाई मैं फीस अपने मनचाही लूँगा। जब आप मनचाहे टारगेट पा रहे हैं, जब मनचाहे एजुकेशन पा रहे हैं, जो आपको चाहिए, जो आपके बच्चे को एटमॉस्फेयर चाहिए वो चाहिए, तो भाई मैं लूँगा रुपये। जी, और रुपये लेना, अपने काम की फीस लेना कोई गलत बात नहीं है। चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई जर्नलिज्म में हो, चाहे कोई वो टीचर हो प्राइवेट, अगर आप फीस ले रहे हैं, हाँ अगर मैं ना करूँ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करूं तो मैं गलत हूं। जी, मैं 10,000 रुपये आपसे मंथली फीस ले रहा हूं स्कूल के, अपने स्कूल में आपके बच्चे को पढ़ाने की, अगर मैं आउटपुट नहीं दे पा रहा हूं तो मेरी गलती है, तो आप मुझे ब्लेम करिए।
अगर मैं आपके बच्चे को आउटपुट दे रहा हूँ, आपके बच्चे के 90+ मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, कुछ सीख रहा है जीवन में, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ भाई? जी बिल्कुल। लेकिन कुछ स्कूल के टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बच्चों को फोर्स करते हैं कि आप मुझसे कोचिंग पढ़िए और ना आपके प्रैक्टिकल के जो 20 नंबर हैं या 30 नंबर हैं वो डिडक्शन। हाँ, अगर ऐसा कोई स्कूल वाला व्यक्ति कह रहा है, या स्कूल का मैनेजमेंट कह रहा है, या कोई स्कूल का स्टाफ कह रहा है, तो आप पहले अपने स्कूल के मैनेजमेंट से उसकी शिकायत करिए। दूसरा, तब भी वो आवाज नहीं आ रहा है तो पेरेंट्स से कहूंगा और बच्चों से कहूंगा सीधे BSA साहब को लिखित में कंप्लेन करें। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई नहीं सुनना है, तो भैया के कांटेक्ट करें, इन्हें बताएं, नहीं तो मुझे बताएं, मैं चलूंगा आपके साथ। कौन स्कूल वाला आपको प्रोवोक कर रहा है कि आप आके मुझसे ट्यूशन पढ़िए? नहीं कर सकते आप। क्या स्कूल में ट्यूशन फीस नहीं लगती है? फीस नहीं दे रहे हैं? मैं स्कूल में फीस दे रहा हूं तो मैं किस बात के आप पे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाऊं? और ट्यूशन हेल्पिंग के लिए होती है, ना कि ये करने के लिए कि नहीं मैं आपके 20 नंबर नहीं दूंगा या 40 नंबर प्रैक्टिकल है वो नहीं दूंगा। यदि कोई ऐसा टीचर कर रहा है तो भाई वो अपराध कर रहा है, बिल्कुल वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस देश में लॉ है, सिस्टम है, वो बच नहीं सकता, माफियागिरी नहीं कर सकता। और खास करके इस गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, जहां योगी जी का डंडा और मोदी जी का डंडा इस काम कर रहा है। जी जी कतई नहीं बच सकते आप। अगर इस तरह की गलतियां करेंगे तो नहीं बच सकते आप। जी अच्छा, भ्रष्टाचार की अगर बात करें हम लोग, तो सबसे मेन जिसे भ्रष्टाचार पकड़ना ही चाहिए, पहले हम लोग कहते थे कि जो चौथा पिलर है, जो फोर्थ पिलर या फिर कह सकते हैं जो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, वो मीडिया ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो आजकल मीडिया में ही देखने को मिल रहा है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, और इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए मेरा मानना ये है कि भ्रष्टाचार भाई होगा, हम उसको रोक नहीं सकते। कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार रोकेंगे? आप भ्रष्टाचार के शिकार हो ही जाएंगे। यदि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो आप टिक नहीं पाएंगे। जी, भ्रष्टाचार तो आपको मजबूरी करना पड़ेगा, आपका ऊपर वाला आपका डंडा डालेगा। और खाली पेट भजन नहीं होते भाई इस संसार में। बिल्कुल। कोई यदि व्यक्ति कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करता हूं, तो भाई सीधी 2 पॉइंट है, या तो उसे मौका नहीं मिला या तो वो झूठ बोल रहा है। तीसरा पॉइंट है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति तीसरा पॉइंट ला सकता है तो भैया प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेरे पास तीसरा पॉइंट है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कड़वा सच है जिसको निगलना ही पड़ेगा। निकलना पड़ेगा, या तो शिवजी बन जाओ कि गले में रख लो और झेलो, देखो। जी 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 बिल्कुल कुछ सही तो बात। करना पड़ेगा, या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो आप गले में रख लीजिए, बोलिए, चीखिए, चिल्लाइए। और चीखने चिल्लाने का भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत महान कवि उन्होंने कहा है बहरों का इलाका है, ज़रा जोर से बोलो। तो भाई जोर से बोलना पड़ेगा, और ज़्यादा जोर से बोलोगे तो आपका ही गला खराब होगा, आपके गले में स्क्रैचेस आएंगे, इससे अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो ये कह सकते हैं हम कि जो प्रॉब्लम है न्यूज़ मीडिया के साथ, वो वाकई में रियल है। रियल है भाई। आप जैसे कोई नया बच्चा है या नया व्यक्ति है मीडिया में जुड़ा हुआ है, वो जा रहा है काम करने, वो 500-1000 रुपए की जो भी हो, अगर वो लोगों से रुपए लेके खबर नहीं चलाएगा, वो कहाँ से चलाएगा? कहाँ से रुपए लेके आएगा? किसी के अंदर इंटर्न कर रहा है, सीनियर उसे दे नहीं रहा है। जो एडवोकेसी में समस्या है वो यहाँ पे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सीनियर देना नहीं चाह रहा तो वो क्या करेगा? जूनियर करप्शन करेगा ही, और करप्शन करेगा तो तभी उसका घर चलेगा। तो मैं पहले कहा था खाली पेट भजन नहीं होते, तो वही सच बात है, भजन नहीं होंगे खाली पेट। अच्छा, आपने बताया कि समस्याएं तो लगभग सारी जॉब्स में आती हैं, और आप तो प्रोफेशन से एडवोकेट भी हैं और जर्नलिज्म भी करते हैं, पत्रकार भी हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर इन दोनों की बात करें तो आपको बेस्ट क्या लगता है, पत्रकारिता करना या फिर वकालत करना? देखो, दोनों ही चीज़ें मेरे मानने में बेस्ट हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये थोड़ी कम बेस्ट है या ये ज़्यादा ख़राब है। हाँ, ये हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका अट्रैक्शन किसकी तरफ है, तो 19-20 का फ़र्क हो सकता है कि हाँ ये चीज़ है। दोनों ही पावरफुल हैं, दोनों ही पूरे सोशल इश्यूज़ के लिए रिलेटेड है, पूरे समाज को उत्तरदायित्व देने के लिए तैयार हैं। आप झुटला नहीं सकते सच को, लेकिन हाँ दोनों बेस्ट हैं। लेकिन हाँ, आपका अटेंशन किसकी तरफ है ये जरूर मायने रखता है जी। कि मेरा अटेंशन सोशल मीडिया की तरफ है, या मीडिया की तरफ है, या प्रेस की तरफ है, या एडवोकेसी की तरफ है, किसकी तरफ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अट्रैक्शन किस तरफ है। जी, मतलब आपको पसंद क्या है, आप उस तरफ जा सकते हैं। आपका दिल क्या गवाही देता है। अच्छा, तो अगर मैं जर्नलिज्म स्टार्ट करना चाहूँ तो आप मुझे क्या सजेशन देना चाहेंगे? पैसे को ना देख के सच की तरफ भागें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं मैनपुरी में, आपके आस पड़ोस, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो अपना सच दिखाना चाहते हैं। डिले हो सकता है आपकी वीडियो ना देखें लोग, हो सकता है आपके व्यू पे 10, 20, 50 व्यू आए, लेकिन सच
सच होता है, आज नहीं तो कल लोगों तक पहुंचेगा। अगर आपकी वीडियो को 4 लोग भी देखेंगे ना ईमानदारी से और आपने सच बोला है तो आप बूस्टअप रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं होगा। अगर आप झूठ बोलेंगे तो नज़रें झुका के चलेंगे और सच बोलेंगे तो सीना तान के और नज़रें ऊपर करके चलेंगे। और झूठ की उम्र ज़्यादा होती नहीं है भाई। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं आज की डेट में सच को दिखाने साबित करने के लिए प्रूफ की लगती है ज़रूरत। झूठ तो क्या कोई भी बोल सकता है, झूठ को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर मैं पत्रकारिता करते हुए सच ही बोलूँगा तो सच बोलने में तो बहुत सारी समस्याएं आती। बिल्कुल समस्या आएंगी, जैसे आपको भी आती होंगी। मेरे को आती हैं, मुझे धमकी मिलती हैं, गालियाँ मिलती हैं। कमेंट बॉक्स आप मेरा चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, भर भर के गालियाँ मिलती हैं। अब सरकार कोई बढ़िया योजना निकाली, मैंने सरकार की तारीफ कर दी, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गई या जनधन योजना हो गई, किसान सम्मान निधि हो गई या शौचालय वाली योजना हो गई या उज्ज्वला योजना हो गई, लाइट की योजना, अभी घर घर जल योजना चल रही है वो हो गई। अब मैंने इन चीज़ों के बारे में बोला या लोगों को अवेयर किया तो लोग मुझ पर गाली देते हैं, ये गोदी मीडिया वाला है, बीजेपी वाला है, बोलता रहता है। भाई सरकार योजनाएं लेके आ रही है, राशन की योजनाएं लेके आ रही है, राशन दे रही है लोगों को, मैं लोगों को बता रहा हूँ, लोगों को ये लगता है ये सरकार का चमचा है। अगर आपको लगता तो ठीक है, आप देते रहिए, बोलते रहिए मुझे। बिल्कुल सही बात भाई, जो सरकार कर रही है, सरकार की योजनाओं को बताने में क्या गलत है? सरकार ये बना रही है, सरकार सड़कें बना रही है, सरकार आने वाले समय में जो टोल है, टोल टैक्स को ख़त्म करके GI टैग लेके आ रही है, जिससे आप जितनी आपकी गाड़ी चलेगी उसके हिसाब से आपका टोल कटेगा। तो सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार हॉस्पिटल्स बना रही है, सरकार एयरपोर्ट बना रही है, सरकार काम कर रही है। तो भाई मैं तो बोलूँगा, आप भी बोलेंगे, कोई भी बोलेगा। अगर लोगों को लगता है कि ये भाई ऐसा है तो ऐसा है, तो ठीक है, मान लीजिए, आप अपना ओपिनियन रखिए। और समाज के हित की बात है ना, अगर आप किसी भी योजना को बता रहे हैं तो ये तो बहुत से लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल। अब राशन, बेचारे जो लोग राशन लेते हैं वो अपने घर के पास वाले से ही लेते हैं। अब कोई किसी का राशन कार्ड यहाँ पे बन गया तो वो वहीं से जाके राशन, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। थंब इम्प्रेशन का ज़माना है, 1 नेशन 1 कार्ड है। आप मैनपुरी में आपका कार्ड बन गया, कोई बात नहीं, आप राजस्थान शिफ्ट हो गए या गुजरात चले गए, कन्याकुमारी चले गए, कश्मीर चले गए या बंगाल चले गए, असम चले गए, गुजरात चले गए, कहीं भी हिंदुस्तान में आप अपना राशन ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये जानकारी पता भी नहीं होती है लोगों को नहीं पता है, लोगों को राइट्स नहीं पता है, अपने अधिकार नहीं पता है, सरकार की योजना नहीं पता है, इतने लोन्स आ रहे हैं, इतनी सरकारी योजनाएं निकालनी, लोगों को नहीं पता। जी 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 बिल्कुल। अच्छा अतुल जी, मेरे मन में उत्सुकता से काफ़ी ज़्यादा, और मैं कह सकता हूँ कि एक कंट्रोवर्शियल या कह सकता हूँ एक पेचीदा सवाल आ रहा था। 2 हमारे पास डिपार्टमेंट हैं, एक तो हम कह सकते हैं कि लॉ का डिपार्टमेंट यानी कि हमारी कानून व्यवस्था, और दूसरे आते हैं राजनीतिक दल या फिर कह सकते हैं हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिक्स है वो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में अगर कंपेरिजन करे जाएँ तो किसके पास ज़्यादा पावर है? अब पावर, जैसे आपने पावर की बात की, तो दोनों ही बराबर की। जब लोकतंत्र के 4 पिलर जैसे कार्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति और मीडिया, आपने बताया, सब जानते हैं इसके बारे में, स्तंभ हैं, चारों ही बराबर हैं। हम कैसे उनको यूज़ कर पाते हैं वो अलग मायने रखते हैं। जैसे हाल ही में आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति जी महामहिम ने 14 सवाल किए सुप्रीम कोर्ट से। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, बेंच ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन भाई सवाल किए हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो भाई संसद से होके गुजरती है। नेता लोग ही, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो संसद में कानून बनाएंगे, पास भी वही करेंगे, उसको लागू भी वही करेंगे। लेकिन संविधान में वर्णित है कि हर एक चीज़ की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को ही है। न्यायपालिका को लगेगा कि ये कानून या व्यवस्था या ये अगर देश हित में नहीं है तो उसको विधि शून्य कर सकती है। जैसे हमारा 99 संविधान संशोधन जो हुआ था वो न्यायपालिका ने विधि शून्य कर दिया था। हाँ, न्यायपालिका को लगेगा कि ये देश हित में, जनता के लिए हित में नहीं है तो उसको डिसमॉलिश कर देती है या फिर उसे विधि शून्य कर देती है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं ना, वो मिसयूज़ करते हैं उस पावर का। हाँ, अब भाई जिसके हाथ में सत्ता होगी वो कोशिश तो यही करेगा कि हम दूसरों का शोषण कर लें। जिसके हाथ में पावर होगी वो कोशिश करेगा कि मैं करप्शन कर लूँ, क्योंकि आज की डेट में पैसा एक बहुत बड़ी पावर बन गया। सब कुछ नहीं, लेकिन हाँ बहुत कुछ जो है वो पैसा। तो हर व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है। जी जी। तो वो पावर में आता है तो भाई पैसा पैदा करेगा, क्योंकि अगली बार में उसे पावर में आना है। जी बिल्कुल। यही कारण है करप्शन होने का। अच्छा, अगर कोई पॉलिटिशियन है, मैं आपसे केस स्टडी जानना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है मेरे लोकल एरिया का, जो कि मुझे किसी एक ऐसी बात पे धमकी दे रहा है जो मुझे कोई ऐसी गलती ठहराना चाहता है जो मैंने नहीं की है।
तो आप मुझे क्या सजेशन देंगे कि मैं किस तरीके से कानून व्यवस्था का इस्तेमाल करके उससे बच सकता हूँ? अब जैसे पहले इतने ऑप्शन नहीं थे, अब जैसे ऑप्शन है, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं उस जनता के प्रतिनिधि की, या पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा या किसी भी विभाग के द्वारा परेशान किया, उसकी कंप्लेंट भी आप मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे कर सकते हैं। वहाँ सुनवाई करा सकते हैं अपनी चीज़ों की, समस्याओं की। दूसरा, न्यायपालिका बनी हुई है, हम न्यायपालिका जा सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक है कि एक न्यायपालिका है, हमें थोड़ा ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन हमें न्याय तो मिलेगा ही, क्योंकि इसीलिए वो न्यायपालिका है, वो इसलिए वो सर्वोपरि है। अच्छा, एक और सवाल है मेरे मन में इसी से मिलता जुलता। अगर लॉ की बात करें तो लॉ में दोनों चीज़ें आती हैं, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट भी आता है और हमारी कोर्ट कचहरी भी आती है। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करा जाए तो ज़्यादा पावर एक्चुअल में है किसके पास? न्यायपालिका के हाथ में। कई सारी जगहों पे देखा गया है कि जो पुलिस है उनके अधिकारी काफ़ी पहुंच के और मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं पैसे के दम पे। आप टाल सकते हैं चीज़ों को, लंबे समय तक टाल सकते हैं, लेकिन न्याय तो भाई न्यायपालिका देगी। अब मुझे एक जोक याद आ गया, मैंने बचपन में सुना था कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है, वो कोर्ट में खड़ा होता है, जज साहब कहते हैं कि यू आर नॉट गिल्टी, अब आपको बाइज्जत बरी किया जाता है, आप बिल्कुल फाइन, आप जहाँ से जा सकते हैं। तो जो बुजुर्ग आदमी होता है वो जज साहब से बोलता है, साहब मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ प्रमोशन होके आप दरोगा जी बन जाएं। जज साहब कहते हैं, अरे दरोगा जी हम कैसे बन जाएं भाई, हम तो जज साहब हैं। ना ना साहब, दरोगा जी बहुत बड़ी पावर होती है। कि जज साहब ने पूछा, कैसे पावरफुल होते हैं? कि साहब आज से 40 साल पहले जब बात वही थी, जो विवाद भाव तो हमारा नाम आओ तो, तब दरोगा जी ने हमसे कही थी कि 500 रुपया दे दो, हम मैटर यहीं सुलवाए दिए। तो आज हमें भाई दरोगा जी की याद आ गई, तभी हम आपसे कह रहे आप दरोगा जी बन जाओ। तो ये ऐसा तो सिस्टम चल रहा है, आप समय लग सकता है, लेकिन आप ये सोचें कि न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। न्याय मिलेगा, न्याय तो मिलेगा ही। तो सीधी सी बात ये है कि आप भ्रष्टाचार के अगर चंगुल में ना फंसें, हाँ, तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन बच नहीं सकते, भ्रष्टाचार से बच तो सकते ही नहीं है। भ्रष्टाचार से बचना तो जैसा कि आपने बताया गले में फंसने जैसा सिस्टम हो गया। अच्छा अतुल जी, हम अपने आसपास के एरिया को देखें तो जो हमारा यूथ है, आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिग्रियां इकट्ठी करने के बाद भी वो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों गवर्नमेंट जॉब उन्हें नहीं मिल पा रही हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे आपने कह दिया बेचारे, तो वो बेचारे ही हैं, डिग्रियां इकट्ठी ही कर रहे हैं, नॉलेज तो है नहीं। अब जो नॉलेजेबल है वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा भाई। अगर वो कहीं कोने में जाके, कॉर्नर में जाके अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल लेगा ना, तो भी वो अच्छा रुपये कमा लेगा, जी, सर्वाइव कर लेगा। अब नॉलेज ही नहीं है, हम नकल करके हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं भाई, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएट कर ली, डॉक्टरेट कर ली, नाम के आगे तो डॉक्टर लगा लिया हमने, क्या अपने कर्मों के आगे डॉक्टर लगा लिया। नॉलेज है नहीं बात करने की, अपना ओपिनियन देने की। अब हम नकल से कहीं जुगाड़ से हम MBBS कर रहा है, किसी को बुखार के मरीज को हमने दर्द की दवाई दे दी, तो कैसे काम चलेगा? नॉलेज ही नहीं है। बिल्कुल। टेट निकल नहीं रहा है, सुपर टेट निकल नहीं रहा है, भर्ती नहीं आ रही है। भर्ती ना आना अलग विषय है, यदि आप योग्य होंगे तो आप प्राइवेट स्कूल में अच्छा पेमेंट मिलता है भाई, वहाँ जाके आप पढ़ाइए। जी जी जी, आप स्कूल में जाइए, अपना इंटरव्यू दीजिए, आप एलिजिबल होंगे तो आपको पेमेंट मिलेगा अच्छा। आप कोचिंग सेंटर खोल लीजिए, हमें कलेक्टर बनना है साहब, अरे नहीं बन पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कोचिंग सेंटर तो खोल लो, आप और बच्चों का भला करो, कुछ तो कीजिए। जैसे स्पेशल 30 मूवी एक आई थी ऋतिक रोशन साहब की, वो कौन से भागे थे, वो भी तो बच्चों को तैयार कराते थे। अब आज की डेट में खान सर हैं, चर्चित चेहरा बने हुए हैं पूरे देश का। बिल्कुल। उनकी सरकारी नौकरी नहीं मिली तो वो भी ढिंडोरा पीटते क्या? उन्होंने तो पीटा नहीं, उन्होंने पढ़ाया, कोचिंग सेंटर खोला, कई हजार बच्चों को सरकारी नौकरी दिला चुके हैं। अब वो किसी से ये नहीं कहते कि मैं सबको सरकारी नौकरी दिलवाऊंगा गारंटी, वो सीधे कहते हैं भाई मैं ज्ञान देने आया हूँ, नॉलेज देने आया हूँ, आप नॉलेज दीजिए, सरकारी नौकरी की गारंटी मत दीजिए। बिल्कुल। अब सरकारी नौकरी हर किसी के बस में तो नहीं है। सरकार, इतनी आबादी है देश में, 150 करोड़ों को जनता है, तो 150 करोड़ को सरकारी नौकरी दे देगी, सरकार करेगी क्या? बिल्कुल सही बात है। सबको तो नौकरी नहीं दे सकते ना हम। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो हम काफ़ी बार हमने ये भी तो देखा है कि जॉब की वैकेंसियाँ आती हैं
एग्ज़ाम्स होते हैं, कभी कहते हैं पेपर लीक हो गया, कभी रिजल्ट पोस्टपोन्ड होता है। तो ये भी तो एक गवर्नमेंट जॉब का स्कैम भी तो चल रहा है। हाँ, अब बिल्कुल सही बात है, स्कैम चल रहा है। स्कैम क्या, अब ये को कि सरकार कर, अब कौन सी सरकार चाहेगी कि मैं अपनी गवर्नमेंट में अपनी भर्ती फेयर तरीके से ना करूँ? कोई भी नहीं। चाहे इससे पहले वाली सरकारें हों, आरोप सब पे लगेंगे भाई। जो वर्तमान में सत्ता पे बैठा होगा उसके ऊपर यही आरोप लगेगा कि आप भर्ती नहीं करा पा रहे। अब किसी स्कूल में सेंटर गया, उस स्कूल वाले ने पेपर लीक कर दिया। अब सरकार ये तो नहीं चाहेगी कि उस पेपर, अब सोशल मीडिया के इस स्मार्ट दुनिया में मैनपुरी में अगर कहीं पेपर लीक होता है तो उसे दिल्ली पहुंचने में या कन्याकुमारी पहुंचने में कितना टाइम लगे? विद इन सेकेंड भाई, बिल्कुल 1 सेकंड में पेपर यहाँ से वहाँ, व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी पेपर कहीं पहुँच सकता है। तो सरकार फेयर एग्जाम कराने के लिए पेपर तो कैंसिल करेगी। पेपर कैंसिल करेगी, लोग इसका गलत मायने निकाल लेते हैं। भाई फेयर तरीके से नहीं होगी, अगर वो उसमें भर्ती करा दे तो जो अयोग्य लोग हैं वो पहुँच जाएंगे, फिर से वही स्थिति आ जाएगी करप्शन वाली। जो लोग काबिल नहीं उनको नौकरी मिल जाएगी। क्या बहुत से लोग ऐसे काम करने वाले नहीं हैं जिनको नॉलेज नहीं है, फिर भी वो सरकारी नौकरी में बैठे हुए हैं, वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, सरकार समय समय पर उनको निकाल रही है। कुछ टाइम पहले भी टीचर्स को निकाला गया, हॉस्पिटल में निकाला गया, लोगों को ऐसे ही निकाला गया। बीएड वाला स्कैम जो अभी आपने देखा हुआ, बीटीसी बीएड वाला, जो टीचर्स बनाए गए, जेएसयू यूनिवर्सिटी का उसमें जिक्र हुआ था, वहाँ के पकड़े गए हैं, कई मार्कशीटें पकड़ी गई, कई फेक तरीके पकड़े। भाई वो यही है, बन जाते हैं लोग रुपए दे के, जुगाड़ करके कैसे भी पेपर लीक करा लिया, पेपर पास हो गए, बन गए मास्टर। सरकार ट्रांसपेरेंसी लेके आ रही है, पता चलता है, सरकार निकालती है। कौन सी सरकार चाहेगी कि मेरी सरकार में इस तरह की हरकतें हों? अच्छा, कोई भी सरकार हो, लेकिन ये चीज़ तो हर सरकार में देखी जाती है कि पेपर लीक और ये। हाँ, वो हर सरकार में भाई, क्योंकि सरकारें कोई नहीं चाहती हैं, चाहे ये सरकार हो वर्तमान या इससे पूर्व में जो सरकार रही हो, जैसे स्टेट में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार रही हो, कोई भी सरकार क्यों अपने राज्य के बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए पेपर लीक खुद कराएगी? कोई नहीं कराएगा, कोई नहीं कराएगा। अपना बुरा तो कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। वो तो चाहते हैं यूथों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। बहुत से योजनाएं चलाती हैं सरकारें, चलाती आ रही हैं, पूर्व में सरकारों ने भी चलाया। अब स्कूल सेंटर वाले या फिर कोई एग्जामिनर कमेटी की टीम का मेंबर अगर पेपर लीक करता है, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी सरकार करप्ट है। अब तो भैया बुलडोजर वाले बाबा बुलडोजर और चलवा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको रहना है शांति से, हाँ तो रहिए, अगर आप गलत करेंगे तो या तो भैया एनकाउंटर होंगे या तो बुलडोजर चलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब ना लगने की एक वजह तो जैसा कि आपने बताया कि यूथ जो है वो पढ़ाई को उतना सीरियस नहीं ले रहा। एक तो वजह ये है कि वो डिग्रियां तो रखते रहते हैं लेकिन नॉलेज उनके पास होती नहीं। लेकिन अगर कुछ बच्चों की बात करें, 0.1% या 1%, 2% जितने भी हैं, वो बच्चे अपने आप से होशियार होते हैं और फिर भी हमने देखा है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं स्कूल की गलती है कि वो बच्चा इतना एडवांस होके, इतना ब्रिलियंट होके भी गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई अच्छा पद अपने लाइफ में एक्वायर नहीं कर पाए? हाँ, शिकार होते हैं कभी बार, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो मूर्खों के साथ कभी योग्य व्यक्ति भी पिस जाते हैं। उनका लक काम नहीं करता, या हो सकता है एक ही समय में जब 2 योग्य लोग पैदा हो जाते हैं तो किसी को ज़्यादा चांस मिल जाता है, दूसरे को उतनी प्रिविलेज नहीं मिल पाती है। वो हर फील्ड में होता है, चाहे एडवोकेसी ले लो, चाहे टीचिंग लाइन ले लो, चाहे क्रिकेट ले लो, चाहे आप बॉलीवुड ले लो, चाहे हॉलीवुड ले लो, चाहे किसी भी दुनिया में आप चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको ये चीज़ तो मिलेगी। अब जैसे सचिन और विनोद कांबली का ही एग्जाम्पल ले लो, दोनों एक ही गुरु के साथ पढ़े, उनके संरक्षण में टीचिंग ली, क्रिकेटर बने, एक सचिन तेंदुलकर द ग्रेट हो गए। और विनोद कांबली की वर्तमान स्थिति तो आप देख ही रहे हैं आजकल, बिल्कुल ट्रस्ट पे और फाउंडेशंस के रुपयों पे अपना ट्रीटमेंट करा के जीवित है। तो यही है भाई, कभी कभार योग्यता दूसरे स्टार के सामने धूमिल पड़ जाती है। अच्छा, आपने विनोद कांबली के हेल्थ के बारे में बात की तो मुझे कुछ याद आया है। जी जी, बहुत दिनों से हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि आजकल के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी चल रही है। चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे वो अच्छे खासे लोग हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सही व्यवस्था, सही समय पे चेकिंग ना होना। जैसा मैंने पहले बोला था ना कि भैरव का इलाका है, जोर से बोलो, जब तक तेज नहीं चिल्लाओगे तब तक कानों पे जूं नहीं रखेगा। और सबसे बुरा हाल जो चल रहा है इस समय हॉस्पिटल का ही चल रहा है। मैनपुरी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल
वाले जो लोग हैं, मुझे सुन के चाहे तुम गालियाँ दो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन हाँ वो ये मैं ज़रूर बोलूँगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि भाई जो मैनपुरी के सरकारी अस्पताल की व्यवस्था खराब है ना, इतनी शायद व्यवस्था कहीं और खराब नहीं होगी। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे इतनी खबरें निकली कि सीएमओ साहब पहुँचे, उपचार नहीं मिल रहा है, डीएम साहब अभी पहुँचे, लाइट नहीं आ रही है, गर्मी का माहौल है, इतने में लाइट नहीं आ रही है। आप बीपी की मशीन हो, चाहे और बहुत सारी जांच के ब्लड टेस्ट करने वाली मशीनें हों, वेट वाली, इतनी मशीनें वहाँ पे चीज़ें सुविधाएं हैं, आदमी अपने जाके जांच कर सकता है, स्वयं कर सकता है, वो सारी मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, देख रेख ही नहीं हो रही है उनकी। सरकार तो भेज रही है चीज़ें, लेकिन वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, उपयोग नहीं कर पा रहे हैं लोग उपयोग। और फिर लोग करें भी कहाँ से, जब वहाँ का मैनेजमेंट ही नहीं देख रहा है। वो तो सरकारी हॉस्पिटल में तो उन्होंने अपना घर बना रखा है, बिल्कुल, कि जा रहे हैं, बैठे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जरूरत पड़ गई तो भाई एक आधे दिन वीडियो किसी को बुला के इवेंट करवा दिया, दिखा दिया हम CPR कैसे देते हैं, ये कुछ अवेयर प्रोग्राम चला दिए तो चला दिए, वरना मुझे तो लगता नहीं सरकारी हॉस्पिटल में कुछ व्यवस्थाएं अच्छी हों। जबकि मैनपुरी का सरकारी अस्पताल आस पड़ोस के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं डिस्ट्रिक्टों के, उनसे सबसे बड़ा है। WHO से रुपये आता है यहाँ मैनपुरी के हॉस्पिटल के लिए। आप जाएंगे हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे महिला हॉस्पिटल बना है, उससे पास में बना हुआ है, वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से डोनेशंस आते हैं। अब इतने बड़े हॉस्पिटल की ये व्यवस्थाएं हैं, शर्म आनी चाहिए उन डॉक्टरों को जो वहाँ पे पोस्टेड हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं। लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, लोग वहाँ पहुँच के मर जाएगा देख के वहाँ का एटमॉस्फेयर। 4 लोग मरीज को लेके गए, 4 लोग उसमें से 2 साथ में और बीमार पड़ जा रहे हैं। बिल्कुल, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ हॉस्पिटल, जहाँ हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा सफाई होनी चाहिए। 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा आदमी सफाई रखता है, एक या तो मंदिर में जब पूजा करने जाता है वहाँ, या फिर हॉस्पिटल की दुर्दशा इतनी कर रखी है कुछ कहने की नहीं। लोग मलेरिया का ट्रीटमेंट कराने जा रहा है, पता चली वहाँ पे जो साथ में लेके गए थे मलेरिया का ट्रीटमेंट करवाने, उसको भी मलेरिया वहीं से हॉस्पिटल से होके आ रहा है। जी। तो फिर कैसे सिस्टम चलेगा भाई? बिल्कुल। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखा था जो वायरल हुआ था काफ़ी, एक डॉक्टर स्क्रॉल ही करते रहे इंस्टाग्राम की रील और तब तक महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। अच्छा, सरकार ने 1.5 GB 2 GB डाटा और 5G में तो आजकल फ्री डाटा दे दिया है, तो मरीज की समस्या तो दिखती नहीं है डॉक्टरों को, स्क्रॉलिंग दिखती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्क्रॉलिंग कर ले। भाई कब तक स्क्रॉलिंग करोगे? अगर सरकार से भी कहूँगा बस थोड़ा इन लोगों की भी स्क्रॉलिंग कर दो, जो इनकी भी बुद्धि थोड़ी शुद्ध हो जाए, क्योंकि दुष्टपना इनके अंदर कूट कूट के भरा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, इनमें स्क्रॉलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सरकारी स्कूल देख लीजिए आप, प्राइमरी हो या जूनियर हो, अब कुछ जो नए यूथ आए हैं वो थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वरना अदरवाइज आज से 4-5 साल पहले चले जाओ, प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्थाएं इतनी भंग हो रखी थी। स्कूल में 130 बच्चों का नाम लिखा है, 140-150 बच्चों का नाम लिखा है, 30 बच्चे आ रहे हैं। बच्चों के लिए पोषण के लिए जो चीज़ें आ रही हैं, प्रोटीन के लिए जो चीज़ें आ रही हैं, उनके लिए जो खाना आ रहा है, उनके लिए विटामिन की चीज़ें आ रही हैं, वो सारी सब स्कूल वाले ही खा जाते हैं। वहाँ का स्टाफ बच्चों तक पहुँचता ही नहीं है। 15 बच्चे आ रहे हैं, 150 बच्चों का नाम लिखा है, सरकार ऊपर से चीज़ें बेच रही है, वो सब खुद खा जा रहे हैं, घी खुद खा रहे हैं, सब अपने घर पे ले जा रहे हैं, बेच देते हैं, घर पे ले जाते हैं, घर पे खाना ना खा के स्कूल में खाना खाते हैं। ये तो गरीबों का हक मार रहे हैं एक तरीके से। मार क्या रहे हैं? खा रहे हैं। वही तो मुझे लगता है इस पे सरकार को नज़र देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नज़र आने वाले समय में जैसे कह दिया कि जैसे अभी दिल्ली में हर स्कूल में, सरकारी स्कूल में कैमरा लगे, वैसा ही हो रहा है। और कुछ दिन पहले जब सरकार ने ये कहा कि हम बायोमेट्रिक करवाएंगे, स्कूल में कैमरा लगवाएंगे, तो इन्हीं सरकारी टीचरों ने धरना दे दिया। वो चाहते ही नहीं है कि स्कूल हाईटेक हो। अगर स्कूल में कैमरे लगेंगे तो उन्हें उनकी औकात पता चल जाएगी कि स्कूल में क्या कर रहे हैं हम, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, बच्चों का कितना खाना बन रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, सरकार को सब पता चल जाएगा। हम स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सप्ते में 1 दिन गए, पूरे सप्ते का साइन कराए, प्रेजेंट लगा दी साहब, बस नहीं चलता है। वरना ये 30 दिनों और 31 दिन के महीने में ये लिखा दें कि हम 40 बार स्कूल आए। रजिस्टर पे बस साइन करना, प्रेजेंट काउंट करना, और कुछ नहीं आता है। अगर सैलरी मिल सकती 40 दिन की तो 40 दिन फाइन किए जाते। हाँ बिल्कुल, अगर इन्हें 40 दिन की सैलरी मिलती तो ये करते। अगर सरकार कह दे कि आप नाइट को पढ़ाओ, हम आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे, तो ये नाइट की भी ड्यूटी लगाएं कि हाँ हम नाइट को भी पढ़ाने आए। अच्छा अतुल जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं आपकी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग काफ़ी है, आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जब देखा तो 25,000 के आसपास में आपके फॉलोअर्स थे, और यूट्यूब पे भी आपके लगभग 11,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं।
ये इस बात का रिजल्ट है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप जनता को सच परोस रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने ये शुरुआत कैसे की थी? शुरुआत एक्चुअली मैं खुद नहीं समझ में आया कि मैं कब इस लाइन में आ गया। मेरे एक दोस्त हैं, वो मुंबई काम करते थे, मैनपुरी आ गए। कोविड के टाइम पे जब वो मैनपुरी आए तो उन्होंने ऐसा ही बात हमारी चल रही थी कि क्यों ना सोसाइटी के लिए सोशल इश्यूज़ जो होते हैं उनके ऊपर चर्चा की जाए। फिर हम लोग ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लोगों को पास गए तो देखा सच में लोग परेशान हैं। और आजकल जो यूथ है, युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब मोबाइल में लगे रहते हैं जी। पेपर के ज़रिए वो सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। खबरें निकलती हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलती, सच निकलता है, लेकिन सच लोग देख नहीं पाते हैं। लोगों के पास समय नहीं है पढ़ने का, जी जी। देखने का समय है। बैठे हैं वॉशरूम में, बैठे हैं कहीं भी बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ऐसे करके हमने एक चैनल बनाया, पुराना चैनल बनाया था हमने, लाइव कैमरा एक्शन। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ और भी कई इश्यूज़ के कारण वो चैनल बंद हो गया। फिर ये दूसरा चैनल द जनता तंत्र बनाया, फिर जनता ने इस पर भी प्यार दिया। तो ऐसे करके ये चैनल स्टार्ट हुआ और अब जनता का प्यार दिख ही रहा है, आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब जो भी हो रहा है जनता के लिए हो रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि जनता का जो ओपिनियन है वो जनता तक पहुँचे और जनता जाने कि शहर की जनता या देश की जनता क्या कहना चाह रही। और रही बात जैसे जर्नी की आपने पूछी, हाँ कई उतार चढ़ाव आए, चैनल चलाया, साथ में जो दोस्त लोग या भाई लोग जो काम करते थे, जो टीम के लोग काम करते थे, आए चले गए। लेकिन हाँ एक मैंने मन में सोचा कि हाँ करना है तो करना है भाई। रास्ते में भीड़ तो होगी, साथ चल सकते हो तो चलो, कोई बात नहीं भाई। चलना है तो मुझे तो चलना है भाई। जनता के लिए करना है, कुछ तो करना है, देश के लिए कुछ करना है तो करना है। विलियम शेक्सपियर की एक लाइन है, कुबार डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ। तो वो वाले ही कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है कि ये मैं कर लेता तो ये होता, ये कर लेता तो ये हो लेता। फेल होना बेटर है बजाय पछताने की कि काश मैं कोशिश कर लेता। तो भाई जो जनता वीडियो देख रही, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो भाई जाओ, फेल होने से कभी नहीं डरना चाहिए। अब फेल हो भी गए या इंसल्ट हो गई, किसी ने इंसल्ट भी कर दी तो क्या हुआ? कौन से राजा महाराजा हैं हम यार भाई, कौन से राजा हैं? 10-20 हज़ार बीघा की ज़मीन तो है नहीं, या करोड़ों लोग मुझे जानते तो है नहीं। फेल भी हो जाऊंगा या कुछ बुरा करूंगा या गलतियां करूंगा तो क्या होगा? सीख तो लूँगा ही। बिल्कुल। जब तक सीखेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, जब तक गिरेंगे नहीं तब तक चलना सीखेंगे नहीं। तो भाई गिरने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। गिरो, चलो, फिर उठो, फिर भागो। समय रहते वो काम कर लेने चाहिए, क्योंकि बाद में फिर रिग्रेट रह जाता है, और ये रिग्रेट लाइफ टाइम का होता है कि हाँ हमने कर लिया होता तो आज कुछ और होता, आज मैं बहुत बड़ा एम्पायर बनाए बैठा होता। और ऐसा बहुत से लोगों को मैंने देखा है पछताते हुए कि उस टाइम पे हमने पढ़ाई नहीं की, या उस टाइम पे हमने एक्टिंग नहीं की, या उस टाइम पे हमने सोना नहीं खरीदा, और आज जाके हम पछता रहे हैं। तो ये होता है। हाँ तो भाई मैं जनता से कहना चाहूँगा, कभी भी जीवन में रिग्रेट नहीं करना चाहिए। जब भी आपने रिग्रेट कर लिया या जब भी आपके दिमाग में ये आ गया कि मैं पछता रहा हूँ, मैंने वो कर लिया, समझ लो उसी दिन से आपकी लाइफ ख़त्म होना शुरू हो गई। आज पता चला ना, कहो मत कि मैं फेल हो गया हूँ, मुझे पछतावा हो रहा। अरे तब नहीं कर पाए, आज करो, अब खड़े हो जाओ। कौन सी बूढ़े हो गए हैं भाई? जिसने KFC बनाया है, मैकडी वाले हैं जो कितनी जाके एज पे जाके पैसे वाले बने। बहुत हम जो सोचे आज सक्सेसफुल है, नहीं भाई, सक्सेस एक दिन में नहीं आती है। सपने में एकदम आए, सोचा नहीं, सपने देखो, सोचो, करो, उठो। चलना तो पड़ेगा भाई, बेड से उठना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है तो। ऊपर वाला आपके आगे कटोरी या फिर पोटरी आके नहीं डाल देगा, और आप मूर्ख होंगे तो पोटरी भी डली होगी तो आप उसमें भी लात मार के चले जाएंगे। रिग्रेट करने से अच्छा है जिस समय आप रिग्रेट कर रहे हैं उस समय से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, तो हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वो आगे जाके हो जाए। प्रयास करते रहने चाहिए। जैसे एक लाइन है बड़ी खूबसूरत, मैं 2 दोहे बोलना चाहूँगा कि लोगों को हमेशा ये 2 दोहे, मैं अपने मानो मैंने तो अपना लिख रखा है, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लिख रखा है। एक, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दोहा है, वो तो हर किसी व्यक्ति को लिख लेना चाहिए। मेरे सर ने, उन्होंने मुझे बचपन में बताया, श्री अशोक यादव जी,
डॉक्टर किरण सोजी सीनियर सेकेंडरी एकेडमी जो रन करा रहे हैं, जब मैं बचपन में उनके यहाँ पढ़ता था तो उन्होंने मुझे बचपन में एक लाइन बोली थी, वो अब जाके मैं उस पर अमल कर पाया हूँ। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुष्य नहीं कुछ लाया है, अपना सो कुछ ने अपने भुजबल से पाया है। बिल्कुल, ब्रह्मा आपकी तकदीर नहीं लिखता, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी तकदीर लिख रहे होते तो आपके हाथों में लिख रही होती, और हाथ जिनके नहीं होते तो क्या वो क्या महान नहीं बनते। तो किस्मत आपके प्रयासों से किस्मत सब चेंज हो जाती है यार। लक होता होगा पता नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता कि लक भी कोई चीज़ होती है। मैं ये मानता हूँ कठिन परिश्रम आप करेंगे तो आपको सक्सेसफुल मिले, हो ही जाओगे आप। जैसे शाहरुख खान का नाम सबने सुना होगा, व्यक्ति 4 घंटे सोता है, काम 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 करता है। बिल्कुल, काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बेड से उठेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, शाहरुख खान जी कहते हैं कि अगर आप बीमार हैं तो काम कीजिए, बहानेबाजी नहीं चलेगी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बैठा हूँ, दर्द बंद हो जाएगा। अरे दर्द नहीं बंद होगा। आप जिम करने गए, शुरू में जिम करने हम गए, भाई दर्द हुआ, हम नहीं जिम आएंगे तो फिर बॉडी नहीं बनेगी, आप बेहतर नहीं फिट नहीं हो पाएंगे। दर्द तो होगा, नो पेन नो गेन, सीधा सिद्धांत है भैया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है आप। और एनर्जी नाइदर भी क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय, ऊर्जा ना खत्म होती ना पैदा होती है, ट्रांसफर होती इधर से उधर। सही जगह लगा लो तो सक्सेस हो जाओगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अगले दिन तुम भी चिल्ला रहे होगे, नारेबाजी कर रहे होगे कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार रोटी नहीं दे रही है, सरकार कपड़ा नहीं दे रही। अरे तुम तो कुछ करो, तब सरकार ही दे देगी। तो तुम क्या करोगे? क्यों ही जन्म लिया? गरीब पैदा होना तो हमारी गलती हो सकती है, लेकिन गरीब मरना भाई वो तो फिर आपकी ही गलती है। मैं गलत बोल गया, मैं वर्डिंग को सुधारना चाहूँगा। गरीब पैदा होना मेरी गलती नहीं है, लेकिन हाँ गरीब मरना, कमज़ोर मरना, नाकामयाब मरना वो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, इसीलिए मैं इस हालत में हूँ। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, बहुत फेमस कोट है। अच्छा अतुल जी, एक बहुत ही उमस का सवाल है मेरे मन में। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप एक पत्रकार हैं, पत्रकारिता करते हैं और आपकी पत्रकारिता का मैं फ़ैन भी हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मैनपुरी के पत्रकार हैं और आसपास के क्षेत्रों को भी आप कवर करते हैं। मैनपुरी के बारे में आपका क्या ख्यालात है? क्या हम जो सोच रहे हैं या हम जो समझ रहे हैं मैनपुरी वाकई में उतनी डेवलप है, या फिर मैनपुरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे नॉर्मल पर्सन या हम कह सकते हैं कि हमारे जैसे लोगों को समस्याएं हो सकती हैं, या फिर हम लोग उस बारे में जानते ही नहीं हैं? हाँ, सारी चीज़ें बिल्कुल देखो भाई, मैनपुरी दिन ब दिन उन्नति की ओर जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। इसको हम कतई नकार नहीं सकते कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। पिछली जो गवर्नमेंट थी उसने भी डेवलपमेंट किया, जो ये सरकार है ये भी डेवलप कर रही है। लोग किस मायने में ले रहे हैं वो लोगों का अपना मत है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं हर चीज़ में कमी दिख जाती है। जब इससे पूर्व सरकार काम कर रही थी तो भी लोगों को कमी नज़र आ रही थी। पुरानी सरकार में जब सड़कें बनी तो लोगों ने कहा अरे हम तो साइकिल पे चलते हैं भैया, हमें क्या इतनी बढ़िया सड़कों के लिए ज़रूरत है, वो तो चोरों चक्कों के लिए बढ़िया सड़कें बनी है, वो चेन खींच के भाग जाएंगे। अब ये तो पुरानी सरकार ने सड़कें बनाई लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को अपने मत इस प्रकार से दिए। अब ये सरकार ने जैसे डेवलपमेंट किया, लोगों के मूर्तियाँ बनाई, चौक हैं जो बनाए गए, जो चौक उनके नाम से थे उनको इम्प्रूवाइज़ किया, वहाँ पे उनकी मूर्तियाँ लगाई, सौंदर्यीकरण किया, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है। अब लोग इसको भी अलग संज्ञा दे रहे हैं, अरे भाई अब वो तो चौकों को घेर रहे हैं। अब भाई कोई गंदा नाला है, जैसे आज ही की डेट में पंजाबी कॉलोनी ले लो, ये यहाँ से अभी हम आए, रास्ते में नाले की सफाई, तो भाई जब सफाई होगी तो कीचड़ बाहर आएगा ही। या तो आप गंदगी ना करें, जहाँ कूड़ा डलता है वहाँ कूड़ा डालें। जब आप नालियों में फेंक देंगे तो नालियों का कूड़ा भाई कभी तो सफाई होगी, बाहर आएगा। अब उस चीज़ पे आपको दिक्कत हो रही है तो भाई सफाई होगी तो थोड़ी दिक्कत है तो झेलनी पड़ेंगी। अगर आप अपने शरीर की गंदगी साफ़ करने के लिए पानी डालेंगे नहीं तो तब तक साफ़ नहीं हो सकते आप। पानी तो डालना पड़ेगा, चाहे ठंडा पानी डालो चाहे गर्म पानी डालो, भाई नहाना तो पड़ेगा ही। सफाई करने के लिए कुछ झेलना तो पड़ेगा ही। डेवलपमेंट होगा तो भाई कुछ झेलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा डेवलपमेंट के नाम पे जैसे अभी स्टेशन रोड पे जो पेड़ काटे गए हैं भाई वो थोड़ा गलत है। हम पेड़ लगा पाते नहीं हैं, पेड़ कट रहे हैं। डेवलपमेंट और भी तरीके हो सकते थे वहाँ पे, लेकिन अब सरकार है डेवलपमेंट कर रही है तो हो सकता है आने वाले
टाइम में। अभी बरसात का मौसम आ रहा है तो पेड़ लगाएं। ऐसे सुनने में आया है, मुझे क्लियर नहीं, कोई ऑफिशियली नहीं पता, लेकिन हाँ लोगों के द्वारा जब जैसे मैं शूट करने गया था तो लोगों ने बताया कि आने वाले समय मैनपुरी में 1 से 10 लाख के बीच पेड़ लगाए जाएंगे। अब लगाए जाएंगे तो अच्छी बात है भाई। और वीडियो जो लोग देख रहे हैं तो भाई अपने घर के बाहर एटलीस्ट 1 पेड़ तो आप लोग लगाइए भी, क्योंकि जो मौसम बदल रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो भाई आने वाले समय में झेलने वाला नहीं है। आपने अभी कुछ दिन पहले जब ये पेड़ कट रहे थे स्टेशन रोड पे, तो आपने इंटरव्यू लिया था जो ये पेड़ कटवा रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उनका, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उनसे कोई आपको ऐसा जो प्रॉपर कह सकते हैं आंसर मिला था इस चीज़ को लेके? अब आंसर क्या, कौन ही क्या कहे। अब डेवलपमेंट हो रहा है तो बस सब लोग यही कहना चाह रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है तो भैया पेड़ कटे, लेकिन हो सकता है कोई और भी तरीका निकाला जा सकता था। ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की जा सकती थी, जैसे बहुत सारे ई रिक्शा चल रहे हैं अनवांटेडली, सवारी नहीं बैठी हैं फिर भी रन करा रहे हैं, तो उन पे लगाम लगाई जा सकती थी। हाँ एक पॉलिसी बनाते कि ये बोल दिया जाता कि भाई इतने ई रिक्शा इस रोड पे चलेंगे, इतने से इतने बीच डिस्टेंस की भी, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा है। बाहरी वाहनों को अब जैसे सरकार ने या यहाँ की जो सिस्टम है, जो कार्यपालिका का जो सिस्टम है, जो मैनेजमेंट है, जो प्रशासन का मैनेजमेंट है, उनके द्वारा बाहरी वाहन अंदर एंट्री नहीं होती। उसी प्रकार इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी कानून बनाए जा सकते थे, व्यवस्थाएं बनाई जा सकती, जिससे पेड़ बचे जा सकते थे। 40 साल 50 60 साल 100 साल पुराने पेड़, भाई 100 साल पुराना पेड़ कितनी ऑक्सीजन जनरेट करता होगा। और दिन ब दिन वाहन बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अब कब तक इसकी भरपाई होगी वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो पेड़ कटे उनकी भरपाई कब तक होगी, और आप लोग कितने पेड़ लगाएंगे ये पॉडकास्ट देखने के बाद। अगर आप एक पेड़ भी लगाते हैं तो वो ज़िंदगी भर आपको फ़ायदा ही देगा। तो अपने आसपास के एरिया को देखिए, जो खाली जगह है, खाली फील्ड है, प्लीज़ आप एक पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि आपके जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको मेंटेन किया जा सके, टेम्परेचर को थोड़ा कम किया जा सके, और आपके जो एसी हैं, कूलर हैं, इनकी ज़रूरत कम से कम पड़े। अच्छा अतुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका कोई सजेशन अगर हो हमें मिल जाए जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस का भला हो सके तो प्लीज़ मैं चाहूँगा। जो भी करना चाहते हो वो करो, दिल लगा के करो, मन लगा के करो, और एक बार जीवन में सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा जहां आपको पहुंचना है, क्योंकि सिंहासन पे एक ही व्यक्ति बैठता है। उसके लिए आप ये सोचो कि घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, भैया बहन भाभी रिश्तेदार क्या सोचेंगे, अरे उनका काम ही सोचने का, भाई आप क्यों क्या सोच रहे हो। घर से तो निकलना पड़ेगा और एक बार स्ट्रगल तो झेलना पड़ेगा। आप एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसने जीवन में संघर्ष किया ना हो और सक्सेसफुल हो गया हो। अगर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पता है तो भाई बता दो, क्योंकि जनता बहुत योग्य है, कहीं ना कहीं करके कुछ ना कुछ ढूंढ के ले आएगी। अगर आप ढूंढ के ले आते हो तो बता दो भैया, नहीं तो भाई जीवन में एक बार तो छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी बनना ही पड़ेगा। घर वालों की भी गालियाँ खानी पड़ेंगी, सोसाइटियों की भी गाली खानी पड़ेगी, और रिश्तेदारों की भी खानी पड़ेगी। तय है, आपको कुछ करना है तो कुछ करना है, बनना है तो बनना है। और मैं जनता को बता दूं कि वो एक समय था जब राजा का बेटा राजा बनता था, लेकिन अब वो राजा बनता है जो हकदार होता है। तो आप मेहनत कर सकते हैं और जो भी मुकाम आप पाएं वो पा सकते हैं। चलिए अतुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद जो आप हमारे पॉडकास्ट पे पधारे। मैं आपका ही धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया। वैसे जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, तो मैं खुद बहुत नर्वस था कि पता नहीं क्या आपके कैसे सवाल होंगे, कितने खतरनाक सवाल आप पूछेंगे, क्या मैं जनता को अपना मत दे पाऊँगा। मोस्टली मैं पूछता हूँ जनता से, आज आपने मुझसे पूछा तो मैंने अपने दिल की बात जनता से जो कहनी थी वो कह दी। बाकी का जनता जाने कि इसको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को भाई के सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में भाई अपना सजेशन ज़रूर दें, मैंने अगर कोई गलत कहा है तो उसको भी भाई मुझे मेंशन करें। और भैया के वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, और फेसबुक या इंस्टा पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, अपना सजेशन देते रहिए, क्योंकि आप सजेशन नहीं देंगे तो भाई कुछ नहीं होगा। जी यही तो आपका बड़प्पन है। तो सभी को नमस्कार मेरी तरफ से, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अतुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पत्रकारिता को लेके। इनका इंस्टाग्राम पे चैनल है अतुल यादव नाम से, और जनता तंत्र, जिस पे ये अपनी पत्रकारिता की वीडियो डालते रहते हैं।
इसके अलावा यूट्यूब पे भी चैनल है, लिंक सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इनको फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करते हैं ये, और आपको अच्छा जो कहते हैं हम लोग की प्रॉपर तरीके की पत्रकारिता होती है वो परोसते रहेंगे। बाकी आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद, खुश रहिए और अपने घरों में अच्छे से रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।